Assalamu alaikum friends, hope so you all are fine. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about Renaissance period. Renaissance period को जो है बेसिकली दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. इसे Renaissance या रेनेसा भी कहा जाता है. ये पीरियड स्टार्ट हुआ था 1500 टू 1600. तो इसके स्टार्ट का Renaissance जो एक स्ट्रेंज वर्ड इसलिए लगता है कि बेसिकली ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ. तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बैकग्राउंड में सबसे पहले वो कहता है विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एडी बाय इन्वेजन ऑफ टर्क्स द ग्रीक स्कॉलर्स हु वर रिसाइडिंग देयर स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप. कुस्तुनतुनिया को वो कहता फतह करने के फ़ौरन बाद क्या हुआ था कि जो टर्क्स थे, जो वहाँ के स्कॉलर थे, यूनानी स्कॉलर, उन्होंने क्या किया कि वो सारी दुनिया में फैल गए, सारे यूरोप में फैल गए. और जो मतलब उनके साथ वैल्यूएबल यानी बहुत ज़्यादा लिटरेचर के मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो उनको अपने साथ लेके गए. सेकेंड रीज़न क्या हुई कि द डिस्कवरी ऑफ दीज क्लासिकल मॉडल्स रिजल्टेड इन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन द 14th एंड 15th सेंचुरी. तब क्या हुआ कि मतलब जब इस तरह से पढ़े लिखे लोग सारी दुनिया पे फैल गए और वो अपना नॉलेज हर जगह लेके गए, तो इससे क्या हुआ कि 14 और 15 सेंचुरी में रिवाइवल आया, चेंज आया. लर्निंग के अंदर के लोगों का पढ़ने का स्टाइल चेंज हुआ, लिखने का स्टाइल चेंज हुआ. तो वो कहता है द इसेंस ऑफ दिस मूवमेंट वाज दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स. वो कहता है इस मूवमेंट का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया था वो इस चीज़ पे आया था कि इंसान ने जो है ख़ुद को और यूनिवर्स को दरियाफ्त किया. एंड मैन सो लॉन्ग ब्लाइंड हैड सडनली ओपनड हिज आइट एंड सीन. कहते हैं कि इस मूवमेंट के बाद आने से रिज़ल्ट बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे किसी अंधे ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी हों. मतलब ये कि ये इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल थी कि आप इसके बारे में इस तरह की बातें मतलब वो सुनने में आ रही थी. तो कहता है फिर उसके बाद जो है रिनाइंसेस इज़ आल्सो नोन एज. रिनाइंसेस को और क्या क्या कहा जा सकता है. सबसे पहले ये रिनाइंसेस पीरियड है. सेकेंडली इसी को एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता है. या थर्डली इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है क्योंकि इस ज़माने में जो है शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया था और बहुत ज़्यादा फेमस राइटर, आपको उसका पता ही होगा. नेक्स्ट आगे मूव ऑन करें तो ओरिजिन ऑफ रिनाइंसेस के रिनाइंसेस शुरू कहाँ से हुआ, ये इसका पर्पस क्या था, इसका क्या मीनिंग था. वो कहते हैं रिनाइंसेस इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ. रिनाइंसेस जो है एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है रीबर्थ, दोबारा से पैदा होना, रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. रीबर्थ थी इसलिए कि मतलब इसमें नई तरह की अब आर्ट इंट्रोड्यूस करा रहे थे, लर्निंग के नए नए तरीके आ रहे थे, ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से इसको रीबर्थ कहा गया. वो कहते हैं दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम इटली. ये इटली से स्टार्ट हुई थी और पूरे यूरोप में जो है फैल गई थी. सम क्रिटिक्स कॉल रिनाइसेंस एज अर्ली मॉडर्न पीरियड. कि कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो यानी जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि रिनाइसेंस जो है वो अर्ली मॉडर्न पीरियड भी है. उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स थी. ह्यूमनिज़म की मूवमेंट शुरू हुई थी, फिर कल्चरल रीबर्थ था. कल्चरल रीबर्थ से मुराद के मतलब नई नई चीज़ें कल्चर में आ रही थी. रीबर्थ ऑफ साइंस, स्प्रेड ऑफ लाइब्रेरीज़ के लाइब्रेरीज़ लोगों ने हर जगह बनानी शुरू कर दी. अवेयरनेस ऑफ नेचर, लोगों को मतलब नेचर के बारे में पता चला. अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, सेल्फ अवेयरनेस, स्प्रेड ऑफ नॉलेज. कि मतलब ये क्या था कि ह्यूमनिज़म आई थी, उसके साथ साथ जो है इंसान को नेचर से आगाही मिली, उससे अपने आप से आगाही मिली, उसने यूनिवर्स को दरियाफ़्त करना शुरू किया. ये वही दौर था जब मतलब वास्को डे गामा और जो है कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त किया था. इस तरह से ये सारी चीज़ें तब की हैं, इसलिए वो कह रहा है कि हर चीज़ में एक चेंज आ गया था. अगर वो कहता है कि इसकी मेन टैगलाइन को देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि मैंस रिलेशन विद गॉड, इंसान का खुदा से ताल्लुक़. मैंस रिलेशन विद मैन, इंसान का दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़. मैंस रिलेशन विद हिज ऑन सेल्फ, इंसान का अपने आप से ताल्लुक़. ये तीन चीज़ें मतलब डोमिनेट कर रही थी इस पूरे पीरियड को. फिर वो कहता है कि एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज़म क्या थे. ह्यूमनिज़म क्या था विच मीन्स मैंस कंसर्न विद हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन. के इंसान का इंसान के साथ खुद के साथ जो ताल्लुक़ था उसको किस तरह से उसने जो है एलेबरेट किया. ह्यूमनिज़म द एम्फसाइज वाज लेड ऑन द क्वालिटीज़ विच डिस्टिंग्विश वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अनदर. उसने कहा कि मतलब डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से मुनफरिद होता है. इट गिव एन इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस. इसने क्या है कि मतलब बस हर एक को इनफरादियत दी थी और हर एक को जो एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया था. इट इन्हांस्ड सेंसिटिवनेस टू फॉर्मल ब्यूटी. इसने क्या है कि सेंसिटिवनेस और फॉर्मल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट कर दिया था. एंड द कल्टिवेशन ऑफ द एस्थेटिक सेंस, और जो है एस्थेटिक प्लेजर को इसने इंट्रोड्यूस कराया था.
अब अगर बात करें एलिज़ाबेथन ड्रामा की, तो वो कहता है कि ये हाईएस्ट पीरियड ऑफ रिनाइसेंस था जब एलिज़ाबेथन ड्रामा लिखा गया। ये रियन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ था और उसका भी पीक टाइम था, मतलब जब क्वीन एलिज़ाबेथ हुकूमत कर रही थी और उसका जो अरूज का टाइम था ये वो वक्त था। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसे इंग्लिश ड्रामा की गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि सोनट्स, पेंसिलियन स्टेंजा, ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स फ्लरिश्ड इन दिस एज, कि ये सारे नए तरीके लिखने के इसी टाइम में जो है अब फैल रहे थे। एलिज़ाबेथन ड्रामा वाज डोमिनेटेड बाय यूनिवर्सिटी विट्स, आर्ट प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन। कहते हैं कि एलिज़ाबेथन ड्रामा जो है उसको डोमिनेट किया था यूनिवर्सिटी विट्स ने आके। ये एक प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन था, मतलब जो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, पहली दफ़ा ये पढ़े लिखे स्कॉलर्स आए थे। Of this little constellation, Marlowe was the central sun, and round him revolved as minor stars, Lily, Green, पीले, लॉज, नैश। वो कहता है कि मतलब जो है हम कह सकते हैं कि जो इसमें मरकज़ी किरदार था वो मार्लो का था, समझ लें वो सूरज था, और उसके इर्द गिर्द जो वो गर्दिश कर रहे थे सितारे, वो उनमें जो है जॉन लिली था, जॉन ग्रीन था, जॉन पीले था, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, ये उनमें थे। अगर हम लिली की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1554 टू 1606 है। इसके डिफरेंट वर्क जो हैं वो है कंपास, जो इसने 1581 में लिखी, सैफो एंड फेओ ये 1584 में लिखी, एंडीमियन ये 1591 में लिखी, मिडास 1592 में लिखी। हिज प्लेस पर मिथोलॉजिकल एंड पेस्टोरल, कि वो मिथ्स पे और पेस्टोरल एल्जीज लिखता था, इस वजह से जो है वो ज़्यादा मशहूर था। they were written with prose intermingled with verse। वो कहता है कि उसने पोइट्री की फॉर्म में जो है प्रोज को लिखा था। फिर जॉर्ज पिले की बात की जाए तो 1558 से 97 तक किसका वर्क था, इसने क्या किया है जी, इसने द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस लिखी है, डेविड एंड बाथशीबा इसने लिखी है। फिर थॉमस किड जो है इसका 1558 से 95 तक रहा है। इसने सबसे पहले द स्पेनिश ट्रेजिडी, मतलब स्पेनिश ट्रेजिडी को इंट्रोड्यूस कराया था। ही इंट्रोड्यूस ब्लडशेड एंड थंडर एलिमेंट इन हिज वर्क। इसने वो मतलब खून रेजी और जो है थंडर का एलिमेंट इसने इंट्रोड्यूस किया था, इससे पहले ऐसी ट्रेजिडीज़ नहीं हुआ करती थी। फिर अगर हम रॉबर्ट ग्रीन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1560 टू 1592। ही लिव्ड अ मोस्ट डिसोल्यूट लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा उसने जो है तंगदस्ती वाली ज़िंदगी गुजारी, एंड डाइड इन डिस्ट्रेस एंड डेब्ट। जब वो मरा है तब भी वो कर्जे में डूबा हुआ था और शदीद परेशान था। जो उसके फेमस वर्क हैं वो है ओरलैंडो फ्रीसियो, फ्रायर बेकन, फ्रायर बनगे, एल्फोनुस किंग ऑफ एरागॉन, जॉर्ज अ ग्रीन। वो कहता है कि अगर उसके प्लेस में बात की जाए, हिज मोस्ट इफेक्टिव प्लेस फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बनगे, ये दो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इट इज़ अ सिंपल लव स्टोरी बिटवीन टू मैन विद वन मेड, के ये जो फ्रायर बनगे और फ्रायर बेकन है जी, ये स्टोरी क्या है कि दो आदमी और एक मेड की स्टोरी है, मतलब उनकी लव स्टोरी को उसने नरेट किया हुआ है। तो इसी तरह से अब ये आगे भी और अभी कुछ राइटर हमारे पास रहते हैं, जैसे थॉमस लॉज, थॉमस नैश, मार्लो, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आई होगी, अच्छे से आपने इसको समझा होगा, और लेक्चर को देखें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। इसको लाइक शेयर करना मत भूलें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।